हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं। आज हम रस पढ़ने वाले हैं। तो क्लास 10th में ये भी कहीं ना कहीं 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाफट इसे निपटा देते हैं। तो देखिए, अगर रस की बात करते हैं तो रसों की संख्या जो होती है वो 9 होती है। आप याद रखेंगे, रसों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 9 होती है। तो रस आप 9 याद रखेंगे। मैं टोटल तो लिखूंगा नहीं, लेकिन बता दे रहा हूँ। तो पहला होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। दूसरा नंबर हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। और तीसरा करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। रौद्र रस। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है। भयानक रस। भयानक का अस्थायी भाव भय होता है। बीभत्स रस। बीभत्स का अस्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा होता है। अद्भुत रस। अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य होता है। और 9वां जो है शांत रस, जिसे हम निर्वेद कहते हैं। तो उम्मीद है आपको टोटल अस्थायी भाव समझ में आ गया है। बस इन्हीं से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पहला क्वेश्चन है कि बताइए रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 4। अगला प्रश्न है कि निर्वेद किसका अस्थायी भाव है। अभी हमने बताया, अगर आप ध्यान से सुनेंगे फिर से, तो शांत का अस्थायी भाव जो होता है वो निर्वेद होता है। करुण का अगर अस्थायी भाव कोई पूछेगा तो आप कहेंगे शोक होता है। अगर हास की बात करते हैं तो हास रस का अस्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। पास में आया? ये इतना बात शायद समझ में आपको आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल अगर आपको याद है, केवल थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। हास रस में अगर जहाँ हंसी शब्द आवे या मुस्कुराहट शब्द आवे या कोई ऐसा बात किया जाए जिससे आपको हंसी आ जाए, ठीक है, तो वहाँ हमेशा हास्य रस ही होता है। तो चलिए पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। लिखा है पुनि 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 मुनि उकसाही अकुलाही देख दशा हरि गन मुस्काही। उपयुक्त में से देखिए मुस्काही शब्द आ गया ना, मुस्काही यानी मुस्कुराहट शब्द आ गया। तो मुस्कुराहट किस में होता है? तो कहेंगे आप हास्य रस में होता है। अगला है, बहुत एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट ये भी है। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाविन नारी दुखारे। तो ये जो है यह भी कहीं ना कहीं हास रस है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं पूछा जाता है। आगे चलेंगे। देखिए कह रहा है कि हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सी गाल। तो देखिए आपको ये पढ़ने में कुछ हंसी लग रही नहीं लग रही है? लग रही है। इसका मतलब ये क्या होगा? हास रस होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी स्टार्टिंग में अगर आप सुने होंगे तो मैंने 9 रस का स्थायी भाव बताया है। और 9 रस में से यहाँ एक पूछ लिया है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। बस में आया? बस उसी से रिलेटेड पूछा जाएगा और कुछ भी नहीं पूछेगा। आगे, नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा। इसमें कह रहा है कि कौन सा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? अलंकार नहीं, रस है। ध्यान दीजिएगा, अलंकार नहीं, रस है। क्या है? रस है। तो फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा में कौन सा रस है? में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा है? हास्य रस है। कौन सा है? हास्य रस है। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। हास रस का स्थायी भाव क्या है? जल्दी बताओ कमेंट में। हास रस का स्थायी भाव क्या है? यहाँ हास रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। अगला, अब देखिए यहाँ लिखा है हास रस की परिभाषा, ठीक है, उदाहरण सहित। तो देखिए यहाँ आपसे ये परिभाषा थोड़ी पूछेगा। आप कहीं ना कहीं ये जानिए कि हास रस का स्थायी भाव हास होता है। और उसके उदाहरण की अगर बात करते हैं, ऐसा उदाहरण हो, एग्जाम्पल इसका ऐसा होगा जिसमें कहीं ना कहीं आपको हंसी जैसी चीज़ दिखेगी, मुस्कुराहट जैसी चीज़ दिखेगी, तब आप समझ जाइएगा वो क्या है? हास रस का उदाहरण है। ठीक है ना। देखिए आगे कह रहा है कि हा रघुनंदन प्रेम परीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तो इसका मतलब ये कौन सा अलंकार है? जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करुण रस है। क्या है? करुण रस है। आगे चलिए, आपकी आंसर दिखेगा नहीं, आप बताइए करुण रस का स्थायी भाव क्या है? जल्दी बताइए फटाफट। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। क्या कि आगे पूछ रहा है करुण रस का स्थायी भाव और उसका एक उदाहरण। तो देखिए करुण रस का सबसे पहले स्थायी भाव जो होता है ये शोक होता है। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अगर इसके उदाहरण की बात करते हैं तो शायद आपको एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण आपको याद होगा। उदाहरण याद होगा कि मणि खोए भुजंग सिजन्नी फंसा पटक रही थी शीश अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यह भी है। या फिर यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता
मृगनयनी, ठीक है ना। तो यानी ये भी एग्जाम्पल जो है ये किसका है, तो आप कहेंगे यह करुण रस का है। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं समाप्त हो गया। अब हम एक नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, नमस्कार। अब आते हैं अलंकार पे। अब अलंकार के बारे में आप देखिए यहाँ ये है कि उपमा अलंकार, ठीक है। सबसे पहले अलंकार जो होता है, काव्य के शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। यदि शब्द के माध्यम से चमत्कार होगा तो शब्दालंकार, अगर अर्थ के माध्यम से चमत्कार होगा तो अर्थालंकार बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको बता रहे हैं इसमें उपमा अलंकार पहचानने की ट्रिक, जहाँ आपको सा सी, जहाँ आपको सा सी, सम, समान, सरिस, सा सी, सम, समान, सरिस, ठीक है। ये शब्द जहाँ आपको दिखेंगे वो कहीं ना कहीं हमेशा उपमा अलंकार होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गई। देखिए, पीपर, पात, सरिस मंडोला, सरिस आ गया, तो जहाँ सरिस आएगा वो क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। शायद आपको बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि आहुत सी गिर पड़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। देखिए, सी शब्द आ गया, आगे ना सी आ गया, और यहाँ भी सी आ गया। तो जहाँ सा सी, से, सम, समान, सरिस, अगर इस तरीके शब्द आएंगे वहाँ हमेशा क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, समानता प्रकट की जाए, ठीक है। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए, संभावना नहीं, समानता प्रकट की जाए, तो जहाँ समानता प्रकट की जाएगी तो वहाँ हमेशा क्या होता है, उपमा अलंकार। यानी दूसरी बात यह है कि जहाँ समानता प्रकट होगी, जहाँ समानता प्रकट की जाएगी वहाँ कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, कह रहा है कि यहीं कहीं पर बिखर गई भग्न विजय माला सी। तो इसका मतलब ये कौन सा अलंकार है, तो इसका मतलब ये है उपमा अलंकार। अब बोलेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ आ गया सी। तो जहाँ फिर से जहाँ सा, जहाँ सी, जहाँ से, जहाँ सम, और जहाँ समान, जहाँ सरिस, ये सब जहाँ आपको नज़र आएंगे वो हमेशा हो जाएंगे कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार, ठीक है। आगे उपमा अलंकार की परिभाषा लीजिए। ये तो पूछेगा नहीं, ठीक है ना, ये पूछेगा नहीं। तो इसका मतलब जहाँ उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता या तुलना बताई जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक है ना। उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं, कितने उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। तो पहला उपमेय, दूसरा उपमान, चौथा साधारण धर्म, और चौथा वाचक, ठीक है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आगे अब रूपक अलंकार पे आते हैं, ठीक है ना। रूपक अलंकार पे आते हैं। देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो जहाँ बेसिकली आपको यहाँ योजक चिन्ह दिखेगा, ये कौन सा चिन्ह है, तो ये योजक चिन्ह है। तो जहाँ आपको योजक चिन्ह दिखेगा वहाँ रूपक अलंकार होता है। देखिए, बीच में योजक चिन्ह है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये रूपक अलंकार। आगे चलते हैं। देखिए, चरण कमल, तो चरण कमल के बीच में कौन सा चिन्ह है, तो यहाँ देखिए योजक चिन्ह है। अगर योजक चिन्ह आ गया तो इसका मतलब कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। बात आपको समझ में आ रही होगी, बहुत आसान है। आगे देखिए, अगर रूपक अलंकार की परिभाषा बात कर रहा है, रूपक अलंकार की परिभाषा की बात कर रहा है कि रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है, तो जहाँ उपमेय और उपमान, जहाँ उपमेय में उपमान की क्या की जाए, अभिन्नता बताई जाए, ठीक है, अभिन्नता बताई जाए, अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंधव हरि राई, ये पूछा, डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको यही याद रखना है कि जहाँ योजक चिन्ह आया वो रूपक अलंकार हुआ, ठीक है ना। जहाँ योजक चिन्ह आया वहाँ रूपक अलंकार हो गया। आगे चलिए, फिर आपको बात याद रखना है, यहाँ तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आपको याद करना है मनु मनहु, जनु जनहु, मनु मनहु जनु जनहु, या फिर मनो जनो। अगर इस तरीके से शब्द कहीं आपको नजर आए तो आप तुरंत समझ जाइएगा ये कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए, ज्यों भी शब्द आवे, क्या आवे, ज्यों शब्द आवे, तो ये शब्द जहाँ आपको दिखेंगे वो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है ज्यों शब्द आ गया है, क्या गया है, ज्यों शब्द आया है, तो ज्यों से हम समझ जाएंगे कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है।
ठीक है ना। ये पहचानने वाली ट्रिक बस बता रहे हैं आपको। 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में से आपको एक ट्रिक लगाना होगा। अगला, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो शब्द आ गया। देखिए आगे ना मानो, तो जब मानो शब्द आ गया तो इसका मतलब ये कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। ये संकेत है, यही याद करना है आपको। अगर याद रहेगा तो आप तुरंत ट्रिक लगा लेंगे। जहाँ पर उपमेय किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए वहाँ क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ समानता की जाती है, ये याद रखना, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फिर से, जहाँ उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए वहाँ हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। अब आगे देखिए, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनव। देखिए आ गया ना, मनव नील पर। फिर से बता दे रहे हैं, जहाँ जन जनहु, मन मनहु, मनव, ज्यों त्यों, अगर इस तरीके के शब्द अगर आते हैं तो समझ जाइएगा वहाँ हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है ना। आगे देखिए, ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए, मनहु शब्द आ गया, मानो शब्द आ गया, जनु शब्द आ गया, जानो आ गया। ये हमेशा वाचक शब्द किस में आते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं। देखिए कह रहे हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनव नील मन शैल पर आता प्रयोग प्रभात। तो ये मनव शब्द देखिए यहाँ आया है। इसका मतलब यह भी क्या है? यह भी क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो बात समझ में आपको आ गई। चलिए अब मिलते हैं एक नए वीडियो में। ठीक है। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए, हमने एक नया टॉपिक लेके आया है, तत्सम और तद्भव। देखिए, तत्सम तद्भव पहचानने के सबसे आसान तरीके ये हैं कि तत्सम जो होता है, ये संस्कृत के शब्द होते हैं। किसके? संस्कृत के शब्द होते हैं। तो जो भी शब्द आपको संस्कृत के जैसा दिखेगा, महसूस होगा, समझ जाइएगा वो कौन गुरु है, वो तत्सम है। ठीक है ना। कौन है? तत्सम है। बात समझ में आपको आ रही होगी, वो क्या है? तत्सम है। तो कह रहा है कि बताइए खेत। तो देखिए, खेत का तत्सम जो होता है वो क्या हो जाएगा? क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जहाँ आपको वह दिखे, जहाँ आपको छह दिखे, जहाँ आपको त्रय दिखे, जहाँ आपको ज्ञ दिखे, ठीक है, जहाँ आपको सलजम वाला स दिखे, ये सब जहाँ आपको दिखेंगे आप समझ जाइएगा ये क्या है? ये तत्सम है। तो यहाँ छत्र दिख गया, इसका मतलब ये तत्सम है। ठीक है ना। अब देखिए आगे, आम का कह रहा है कि आम का तत्सम क्या है? तो आम का आम्र हो गया। ऐसे 100 का तत्सम जो है वो सत हो गया। देखिए यहाँ भी स था, लेकिन हमने क्या बोला है? जो सलीफा वाला होगा वही। ठीक है ना। जो सलीफा वाला होगा, देखिए यहाँ हम बता दिए हैं। देखिए यहाँ हम बता दिए हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि प्रमोद, ये गलत लिखा है, ये प्रमोद शब्द ये तत्सम है। ठीक है ना। अब देखिए सूरज लिखा है, तो सूरज मतलब यहाँ ये सही है, ये तत्सम शब्द है, सूर्य। आगे देखिए, ये खीर लिखा है, तो इसमें देखिए ये क्षीर हो जाएगा, तत्सम शब्द क्षीर हो जाएगा। ये सिर्फ याद करने वाली चीज़ है। तो देखिए निम्नलिखित कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। ठीक है, 2 का तत्सम रूप लिखना है। तो देखिए, धुआं का होता है धूम, तालाब का होता है तड़ाग, जेठ का होता है ज्येष्ठ, आग का होता है अग्नि। ठीक है ना। आगे किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखिए। अंगूठा का अंगुष्ठ, कपड़ा का करपट, तालाब का तड़ाग, लाज का लज्जा। आगे चलते हैं। देखिए, नाक को हम कहते हैं नासिक। सर ये नासिक क्या है? नासिक एक तत्सम शब्द है। पीठ, पीठ मतलब पृष्ठ, डंडा को दंड, गोबर को गोमय, हल्दी को हरिद्रा बोलते हैं। ये दोनों आप याद रखेंगे।
है ना, ये इम्पोर्टेंट है। बस में कौन, एक गोबर एक हल्दी, जिसे गोमय हरिद्रा बोलते हैं। गोमय माने गोबर, हरिद्रा माने हल्दी। आगे देखिए, आगे अगला टॉपिक कह रहा है कि कान को कर्ण बोला जाता है, महुआ को मधुक बोला जाता है, हाथ को हस्त बोला जाता है, जबकि पंख को पछ बोला जाता है, और बानर को वानर बोला जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये है कि इधर छ आ गया, इधर वै से वट आ गया। इसका मतलब ये सब अगर आते हैं तो आप समझ जाओगे कहीं ना कहीं ये क्या है, तत्सम है। ठीक है ना। यहाँ देखिए बै लिखा है, बै तद्भव चलता है, और जबकि यहाँ वै लिखा है, ये तत्सम चलता है। तो यानी कान का कर्ण, महुआ का मधुक, हाथ का हस्त और पंख का पछ और बानर का वानर होता है। ठीक है। चलिए देखिए, आज का अध होता है, गांव का ग्राम होता है, पानी का पानीय होता है, दूध का दुग्ध होता है। ये दूध लिखा है और दूध का दुग्ध होता है। आगे देखिए, ऐसे याद कीजिए, कपूत मतलब कुपुत्र, कुआं मतलब कूप, जीर्ण मतलब जीर्ण, दूध मतलब दुग्ध, और चरण मतलब चरण शब्द आ गया। ठीक है। आगे ऊंचा का उच्च, चना शब्द देखिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चना को बोलते चणक। अब पत्थर भी इम्पोर्टेंट है, पत्थर को प्रस्तर। धान को धान्य बोलते हैं, और आँख के अच्छी बोलल जाला। आगे देखो, कपूत को बोला जाता है कुपुत्र, एंड कलेश को बोला जाता है क्लेश, और माथा को बोला जाता है मस्तक, और मीत को बोला जाता है मित्र। ठीक है ना। आगे खंभा को बोला जाता है स्तंभ, आँख को बोला जाता है अच्छी, कछुआ को बोला जाता है कच्छप, और चाम को बोला जाता है चर्म। ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखिए, अध मतलब आज, अमावस्या देखिए ये अमावस है, और जबकि तत्सम अमावस्या है। तो हम लोग जो अमावस्या बोलते हैं वो हम लोग शुद्ध संस्कृत बोलते हैं, यानी यही तत्सम है। क्या है, यही तत्सम शब्द है। अब देखिए, ये लिखा है चना को हम चड़क बोलते हैं, और चौराहा को चतुष्पथ बोलते हैं, कुआं को कूप, और ये लिखा है बत्ती को वर्तिका बोलते हैं। ये मेरी ओर से गिफ्ट है, 2026 में पूछे गए। ठीक है ना। कौन, बत्ती को कहीं बत्ती लिखा है, इसे हम कहीं ना कहीं क्या बोलेंगे, वर्तिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्तिका बोलेंगे। ठीक है ना। तो इसी के साथ साथ ये भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है अच्छे ही होंगे। देखिए आप, हम सबसे आसान टॉपिक लेके आए हैं, सबसे आसान टॉपिक है, ऐसे नंबर पा जाएंगे, केवल थोड़ा ध्यान देंगे तो आपका ये नंबर पक्का हो जाएगा। देखिए दोस्तों, फिर से मैं जितना क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये आप मान के चलिए कि 20 में से एक नंबर भी कम नहीं होगा, एक नंबर कम होने की गुंजाइश नहीं है। ठीक है ना, एक नंबर कम नहीं होगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका जो बहुविकल्पी है, जिसे MCQ क्वेश्चंस बोलते हैं, वो आपका 20 में 20 नंबर आएगा। 20 में 20 नंबर, एक नंबर नहीं कटेगा मित्र। चलिए ठीक है। अब ये उपसर्ग टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है, उपसर्ग टॉपिक है। उपसर्ग में देखिए, उपसर्ग में जो होता है, उपसर्ग में जो शब्दांश होते हैं वो कहीं ना कहीं पहले लगे होते हैं। ठीक है ना, ये पहले लगते हैं। क्या लगते हैं, पहले लगते हैं। तो निर्दय में अगर बात करते हैं, निर्दय में तो इसमें क्या है, इसमें निर है तब दय है। ठीक है ना। तो इसका निर्दय में निर उपसर्ग है, जो पहले लगेगा वही उपसर्ग है, जो पहले लगेगा वो उपसर्ग है। देखिए आगमन में देखिए, आ धन गमन है, क्या है, आ धन गमन है, इसीलिए आ पहले आ रहा है, इसलिए उपसर्ग हो गया है। आगे चलते हैं। देखिए आप आंसर मत जाइएगा, केवल समझिए, आप समझिए। अगर समझे रहेंगे तो इससे रिलेटेड कुछ भी देगा तो आप पूरी तरीके से सही करके आएंगे। ठीक है, फिर कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा क्या सही है क्या नहीं सही है। आगे देखिए, कह रहा है कि अनुरूप शब्द में प्रत्यय उपसर्ग, देखिए प्रयुक्त उपसर्ग है, सॉरी, अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अनु धन रूप, पहले अनु है तब रूप है,
पहले कौन आ रहा है? अनु। तो देखिए अनु हो गया उपसर्ग। आप बताइए सुगम का उपसर्ग कौन सा है? तो पहले सु आ रहा है, फिर गम आ रहा है। तो देखिए सु जो है ये क्या है? ये उपसर्ग है। अब आप कहेंगे सही सुग भी हो सकता है ना। ऐसे तोड़िए ताकि दोनों शुद्ध शुद्ध शब्द रहें। देखिए अगर हम तोड़ेंगे तो सु शब्द हो गया और एक यहाँ गम शब्द हो गया। तो अपने आप में गम भी एक ठीक ठाक है और सु भी अपने आप में ठीक ठाक शब्द है। लेकिन अगर सुग रहेगा और मैं रहेगा तो ये शुद्ध शब्द नहीं है। सु मतलब सुंदर हो जाएगा, ठीक है ना। गम शब्द दोनों अलग अलग हैं। आगे देखिए, अब ये थोड़ा सा कठिन है, ये इंपॉर्टेंट है। जो थोड़ा सा टफ होता है वो ठीक ठाक क्वेश्चन होते हैं। देखिए अभ्यागत की बात करते हैं। अभ्यागत, तो अभ्यागत में पहला शब्द होता है यहाँ अभि, अभिधन आगत होता है। आगत, अभिधन आगत होता है। तो पहले क्या आ रहा है? पहले क्या आया? कहेंगे अभी आया। तो कहाँ है अभी भाई? अभी कहाँ है? अभी चौथे नंबर पे है, ठीक है ना। आगे चलिए, कह रहा है कि अपव्यय, यहाँ लिखा ना अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो पहले अप धन व्यय होता ना। पहले अप है, उसके बाद धन व्यय है। तो अप पहले आया है, इसका मतलब ये उपसर्ग है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनु, देखिए अनुधन करण में है, अनुधन शासन में है, अनुधन वाद में है, लेकिन अनुत्तीर्ण में नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए अनुत्तीर्ण में अन धन उत्तीर्ण है, ठीक है। अनधन उत्तीर्ण है तो ये अन है। और चूंकि क्या पूछा है? क्या पूछा है? अनु पूछा है। तो अनु किस में आएगा? देखिए अनु यहाँ है, अनु यहाँ है, अनु यहाँ है, इसमें नहीं है। तो इसी ऑप्शन नंबर सी। बहुत डिटेल में बता दे रहा हूँ। आगे देखिए, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अनुचर में। तो अनुचर में क्या है? पहले अनु तब चर, पहले अनु फिर चर, ठीक है ना। आगे चलिए, अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अनुग्रह में। तो पहले अनु धन ग्रह, ठीक है ना। आगे जो पहले आएगा वही है। चलिए आप बताइए, अधिग्रहण में क्या है? तो अधि, ये देखिए इसमें अधि आ रहा है और इसमें ग्रहण आ रहा है। तो जो अधि शब्द है यही उपसर्ग है, ठीक है ना। आगे चलिए, ये बताइए निर्जन में क्या है? निर्जन में तो निर्धन जन। देखिए ये नीर लिखा है, ये नीर लिखा है, जबकि ये निर लिखा है, ठीक है ना। तो यही होगा, यही निर। आगे कह रहा है कि उपसर्ग से बना कौन सा शब्द नहीं है? उन्हें ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उप नहीं है? देखिए उपनाम है, उपदेश है, उपवन है, लेकिन ऊपर में उप नहीं है, ठीक है ना। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कह रहा है कि पर्यावरण, पर्यावरण तो ये होता है परिधन आवरण, परिधन आवरण, इसका मतलब इसमें परि उपसर्ग है। उपदेश में क्या है? उपदेश में उप है, ठीक है। उपदेश में उप है, बात समझ में आ रही होगी। कह रहा है कि अब शब्द बनाना है, ठीक है ना। ये शब्द बनाने के लिए देगा नहीं, ये बनाने के लिए देगा नहीं, लेकिन आपको जानना चाहिए। अब जानना क्या है? अनादर में अनुपसर्ग है, उपकार में उप उपसर्ग है, सुयोग में सु उपसर्ग है, अभिवादन में अभि उपसर्ग है, अधिकार में अधि उपसर्ग है, ठीक है ना। इसके बाद सहपाठी में सह उपसर्ग है, ठीक है, सह उपसर्ग है। आगे निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन के मेल से एक एक शब्द लिखिए, ठीक है ना, तीन से। तो ये है, इससे आप शब्द लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मैं दिखा दे रहा हूँ। ये ऐ से अज्ञान, अजय और अतर्क, अधि से अधिकार, अधिगम, अधिनायक, उप से उपदेश, उपवन, उपहार, अभि से अभियान, अभिशाप, अभिनेता, अभिषेक, ये सब बहुत लिख सकते हो आप। पर से परिभ्रमण, परिधि, परिक्रमण। तो देखो ये शब्द जो हैं हमेशा ये पहले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? पहले बताओ, ये पहले आ रहे हैं कि नहीं? देखो अज्ञान में अ पहले आ गया, अजय में पहले आ गया, अतर्क में पहले आ गया, अधिकार में पहले आ गया अधि, अधिगम में अधि पहले आ गया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये क्या है? उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। आगे चलिए कुछ प्रैक्टिस और हो जाए, कुछ प्रैक्टिस और हो जाए। देखिए अगम में पहले अ आया कि नहीं आया? सर आ गया। अधिकार में अधि आया कि नहीं आया? आ गया। अनुकरण में अनु पहले आया कि नहीं आया? आ गया। सहपाठी में सह पहले आया कि नहीं आया? आ गया। अपमान में पहले अप आया कि नहीं आया? आया। सुगंध में पहले सु आया कि नहीं आया? आया। जब ये पहले आ रहा है, जब ये पहले आ रहा है, तभी तो ये उपसर्ग है, तभी तो ये प्यारे बच्चों उपसर्ग है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए फिर कह रहा है
फिर कह रहा है कि अटल में ए, अधिनायक में अधि, अनुशासन में अनु, सुंदर में सु, परिणाम में परि और निर्भय में निर। तो यही सब क्या है? उपसर्ग है। बहुत प्रैक्टिस हुआ। आगे देखिए, सहकर्मी में सह, सहयोगी में सह, शुभ, देखिए सुभाषित है और सुशील है, तो इसमें सु है। सुधन, देखिए यहाँ से ऐसे सुधन भाषित होता है, ठीक है ना, सुधन भाषित होता है, तो इसका मतलब पहले सु तो आया, जब पहले सु आ गया इसका मतलब सु उपसर्ग है। ऐसे अपमान में क्या है? तो कहेंगे अप उपसर्ग है। कहेंगे अपशब्द में क्या है? कहेंगे अप उपसर्ग है। कहेंगे परिक्रमण में कहेंगे परि उपसर्ग है, ठीक है ना, ऐसे। चलिए ठीक है, बताइए अनुकरण में कौन सा उपसर्ग है? कहेंगे सर अनु है। कहेंगे अपमान में क्या है? तो कहेंगे सर अप है। कहेंगे अधिकार में क्या है? तो कहेंगे सर अधि है, ठीक है ना। यही लिखा है, अनुकरण में अनु, परिवार में परि, अभिवादन में अभि, अपमान में अप, सुगम में सु और अधिकार में अधि। तो आप बोलिए कमेंट में, आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखिए, अनागत में अन, अनुचर में अनु, अभिमान में अभि, परिसीमा में परि, स्वागत में सु, ठीक है ना। आगे निर्वाह में निर, अपकार में अप, अपमान में अप, अधिकार में अधि, अधिक में अधि, फिर अकाल में अ, अमूल्य में अ, अभिलाषा में अभि, अभिप्राय में अभि। तो देखिए हजारों शब्द आप समझ चुके हैं। देखिए अधिनियम में अधि आ गया, यहाँ अधिकरण में अधि आ गया, सहज में सह आ गया, सहवास में आ गया, उपवन में पहले उप आ गया, उपनिवेश में पहले उप आ गया, अभिवादन में पहले अभि आ गया, अभिगमन में पहले अभि आ गया, सुरक्षा में सु, सुरम्य में सु। ऐसे बहुत शब्द हैं। अब देखिए, अनावश्यक में अन आ गया, सहपाठी में सह आ गया, अपमान में अप आ गया, अभिमान में अभि आ गया, उपकार में उप आ गया, अधमरा में अध आ गया। अधमरा हो या अधपका हो, ये अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। चलिए, अधिकार में अधि आ गया, निर्धन में निर आ गया, अनाथ में आ गया, अपवाद में अप आ गया, सुपथ में सु आ गया। आगे देखिए, अनमोल में अन आ गया, अपवाद में अप आ गया, अनुगमन में अनु आ गया, उपवन में उप आ गया, उपमुख्यमंत्री उपमंत्री में उप आ गया, उप मंत्री में उप पहले आ गया और इसके बाद मंत्री शब्द बाद में आए। तो मंत्री जी बाद में आए हैं लेकिन उप तो पहले आया है, इसीलिए उप उपसर्ग है। देखिए, अभिमान में अभि, आगे आगे जल्दी देखिए, असमय में अ, देखिए शब्द सही सही तोड़िए, पहले अ, अधन समय, तो समय भी सही है, अ भी सही है, तो अ ही क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। चलिए, अधिवास में अधि, अनुमान में अनु, सहपाठी में सह, अभिमान में अभि और सुलभ में शु हो जाएगा, ठीक है ना। सुलभ में सु हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखिए, प्रत्यय की बात आ गया। किसकी बात आ गया? प्रत्यय की बात आ गया। अब प्रत्यय क्या होता है? थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, कलर चेंज कर लें। देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रत्यय, तो प्रत्यय जो होता है ये हमेशा बाद में लगता है, ठीक है ना। अभी तक उपसर्ग का टोटल खेला अब देख चुके हैं, पूरा खेला खेल चुके हैं आप, कि उपसर्ग जो होता है उपसर्ग पहले, अब प्रत्यय जो होगा यहाँ लिखा है बाद में। कोई दिक्कत? यानी प्रत्यय जो होगा वो कहाँ लगेगा? बाद में लगेगा। तो देखिए, अब केवल एहसास करना है आपको, लास्ट में क्या आ रहा है, अंतिम में क्या आ रहा है। अंतिम में क्या आ रहा है? जो अंतिम में आपको आभास होगा, जो अंतिम में आपको आभास होगा वही इसका उत्तर होगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, बिना देर किए अब हम समझते हैं कि इसका आंसर क्या है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए ठीक है, चैनल कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है ना। शेयर करेंगे थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है भाई। चलिए ठीक है, इधर देखिए, इसमें है भलाई। देखिए, भलाई में आई, भलाई आई आ रहा है ना, इसलिए इसमें आई प्रत्यय है, ठीक है ना। देखिए, प्रत्यय की बात करते हैं, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, यानी प्रत्यय के दो भेद होते हैं। एक तद्धित प्रत्यय होता है, एक कृदंत प्रत्यय होता है। दिया नहीं है, एक तद्धित प्रत्यय होता है और एक कृदंत प्रत्यय होता है, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि आई प्रत्यय किस में लगा है? महानतम तो नहीं है, महानता लघुता में नहीं है, लेकिन लिखाई में आई, देखिए आ गया ना, लिखाई में आई, इसीलिए इसमें लिखाई में ही आई प्रत्यय छिपा हुआ है। अब देखिए, दैनिक में कौन सा प्रत्यय छिपा हुआ है? तो दैनिक में इक प्रत्यय छिपा हुआ है। देखिए, दैनिक इक, दैनिक इक, ऐसे ऐसे आप बोलेंगे आपको समझ में आ जाएगा।
ये कह रहा है कि महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। महानता में किस शब्द का किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है महानता में। तो महान और ता होता है, इसलिए इसमें आ जाएगा ता, महान और ता। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्यय का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए, एक एक शब्द बनाइए। चलिए बनाते हैं शब्द, चलिए शब्द को बनाते हैं। ये आई प्रत्यय लगाना है तो भलाई, लिखाई, ये हो जाएगा। ता जैसे जड़ता, जैसे प्रभुता, ये सब। हट घबराहट, पट बनावट, ये वट है। ठीक है, वट शब्द है, वट से हो जाएगा बनावट। बस में ऐसे ऐसे और शब्द बनाने हैं, जैसे पा से बचपन, पन से, ये पन लिखा है तो पन कब आएगा लास्ट में, जब जोड़ेंगे तब बचपन। मित्रता में ता प्रत्यय, पढ़ाई में आई, घबराहट में आहट, घबराहट में हट है, घबराहट देखे घ घ ब रा ह ट, घबराहट। तो घबराहट में क्या मिल गया मुझे, हट, यानी हट प्रत्यय है। चढ़ावा में वा प्रत्यय है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्यय का प्रयोग करके शब्द बनाइए। देखिए बंधुत्व है, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी त्व में बंधुत्व है या लघुत्व है। महानता में और लघुता में ता प्रत्यय है। थकावट में मिलावट में वट प्रत्यय है। पागलपन या बचपन में पन प्रत्यय है। चतुराई हुआ लंबाई हुआ, इसमें आई प्रत्यय है। ठीक है ना। अब चलिए संधि आ गया, संधि को भी निपटा दिया जाए दोस्तों। संधि, तो देखिए अगर हम बात करते हैं संधि, तो संधि का मतलब, देखिए संधि का मतलब होता है मेल। क्या होता है, मेल। वास्तव में इसमें वर्णों का मेल होता है प्यारे बच्चों, इसमें वर्णों का मेल होता है। किसका मेल होता है, वर्णों का मेल होता है। किसका मेल होता है, वर्णों का मेल होता है। शायद बात समझ में आ गई। ठीक है ना। अब देखिए अगर हम बात करते हैं संधि की, अगर हम बात करते हैं संधि की, अगर बात करते हैं तो संधि के सबसे पहले दो भेद होते हैं। ठीक है, संधि सबसे पहले तीन भेद, स्वर संधि, स्वर संधि, और एक विसर्ग होता है, एक विसर्ग होता है, एक व्यंजन होता है। तो आपको केवल स्वर संधि ही पढ़नी है आपको स्वर संधि ही पढ़नी है। तो स्वर संधि में क्या क्या पढ़ना है, देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। देखिए इससे पहले पहले यहाँ लिखा है इत्यादि लिखा है। इत्यादि से मैं समझ गया कि आपको एक यण संधि पढ़नी है। ठीक है ना। तो देखिए जहाँ ये, जहाँ वह, जहाँ रे, एक बार मिटा दें हम, एक बार मिटा दें, फिर आपको समझाने में थोड़ा सा मज़ा आएगा। ठीक है ना। एक बार हम मिटा दें तब आप कहीं ना कहीं समझ पाएंगे। देखिए फिर से देखिए, पहला जहाँ आपको ये, वह, रे, अगर जहाँ आपको ये दिखता है, इसी के साथ, इसी के साथ, इसी के साथ कोई भी, कोई भी, देखिए लिखे कोई भी लिख रहा हूँ, अगर दोस्त आधा वर्ण आ जाए, देखिए यह के साथ, वह के साथ, र के साथ, अगर कोई आधा, आधा वर्ण आ जाए यानी आधा अक्षर आ जाए, तो समझिएगा वहाँ 100%, कितना, 100% वहाँ, 100% वहाँ कौन सी संधि होगी, तो वहाँ कहेंगे सर हमेशा वहाँ यण संधि होगी। ये बात आप तीन याद करिए। अभी देखिए हम संधि खत्म कर दे रहे हैं। देखिए यह आया कि नहीं आया, अय्या के साथ तय है, आधा वर्ड है कि नहीं है, तो इसीलिए क्या है, यण संधि। देखिए स्वागत में वह आया कि नहीं आया, आया, वह के साथ आधा वर्ण स है कि नहीं है। तो इसका मतलब यह भी क्या है, ये यण संधि है। लेकिन इसका संधि विच्छेद पूछा है तो सुधन आगतम, स्वागतम हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखिए प्रत्येक की बात करते हैं, तैया के साथ आधा वर्ण है कि नहीं है, तो मार दो, कहे फिर देख रहे हो, यानी हो गया ये प्रत्येक, प्रत्येक में प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, यानी यही यण संधि है। क्या है, यण संधि है। अब देखिए हर्यत्र में, हर्यत्र शब्द है, तो हर्यत्र में हरिधन अत्र होता है। क्या होता है, हरिधन अत्र। ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ इत्यादि में देखिए ध्यान से, इत्यादि में देखिए यह के साथ आधा, देखिए अगर हम बात कर रहे हैं ये यह है, यह के साथ देखिए ये तय आधा है कि नहीं है कि नहीं है, अगर है तो ये क्या होगा, ये यण संधि होगा। क्या होगा, यण संधि होगा। यण संधि नहीं पूछा है लेकिन संधि विच्छेद पूछा है, तो इति धन आदि हो जाएगा, इति धन आदि ऑप्शन नंबर पहला। अब देखिए यहाँ देखिए ये देखिए यहाँ अभ्युदय में यह आधा वर्ड है कि नहीं है, तो इसका मतलब यह भी यण संधि है, तो अभिधन उदय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। यद्यप भी हो जाए, यद्यप क्या है, देखिए यद्यप अगर ये आधा द ये पी, ठीक है, देखिए
ये जो है ये से पहले ये आधा वर्ड आया है। जब किसी पे हलंत लगता है समझ जाइएगा वह आधा वर्ड है। तो यहाँ भी आधा वर्ड आया है, इसलिए यहाँ यण संधि हो जाएगी। ठीक है ना। आगे देखिए, प्रत्येक में, स्वागत में, तो ये दोनों कहीं ना कहीं क्या है, यण संधि है। ये दोनों यण संधि है। लेकिन तथा जो है ये वृद्धि संधि है, और ये पित्राज्ञा जो है ये कहीं ना कहीं यण संधि है। तो प्रतिधन एक, सुधन आगत, तथा धनियो, पितृधन आज्ञा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। ये मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा यण संधि है। मधुधन अरि, मध्वर यण संधि है। लृधन आदेश, लादेश यण संधि है। इति धन अत्र, इत्यत्र यह भी क्या है, यण संधि है। ठीक है ना। आगे चलिए। निम्नलिखित में से, आगे बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं दो संधि कीजिए। देखिए इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से दो में संधि कीजिए तथा संधि का नाम दीजिए। ठीक है ना, दो का। तो देखिए यहाँ देखिए, इति धन आदि इत्यादि है। इति धन आदि इत्यादि है। और जब आधा यह के साथ आधा कोई आ गया तो यण ना होगा। आगे देखिए, प्रतिधन उत्तम, प्रति उत्तम, अब यह के साथ आधा वर्ण आ गया तो यण ना होगा। नारी उपदेश, नारी उपदेश, नारी धन उपदेश, ये क्या, नारी यानी क्या हो गया, यण संधि हो गया। लघु धन आदाय यानी लघ्वादाय, यानी यह भी क्या हो गया, यण संधि हो गया। सबसे आसान तो यही है। अब देखिए आगे, इति धन आदि इत्यादि, सुधन आगतम, स्वागतम, मनुधन अंतर, मनवंतर यण संधि, मात्राज्ञा, मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा। तो आपको कहीं ना कहीं यण संधि एक बार जरूर ध्यान से देख लेना चाहिए। न समझ में आए कमेंट बॉक्स करेंगे, मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा। आगे, निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि कीजिए। पहला देखिए, प्रत्येक में, अब यहाँ देखो यहाँ यह आ गया है, इसके साथ आधा वर्ण आ गया है, इसीलिए यह हो जाएगा यण संधि। ठीक है ना। तो प्रतिधन एक, प्रत्येक, पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा, यदि धनी अप, यदि धन अपि, यद्यप, प्रतिधन उत्तरम, प्रत्युत्तरम, ये हो गया। आगे चलिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि संधि विच्छेद, कह रहा है कि दो संधि विच्छेद कीजिए, संधि का नाम नीचे देखिए आप केवल, मनुधन अंतर, मनवंतर, आदि धन अंत, आध्यान्त, इति धन उक्तवा, इत्युक्तवा, पितृधन आकृति, पित्राकृति। ठीक है ना। आगे देखिए, सदा धन यो सदैव, ये इंपॉर्टेंट, देखिए ये बदल गया, ये वृद्धि संधि आ गया। तो सदा धन यो सदैव, तो जहाँ आपको अ की मात्रा दिखे, जहाँ आपको औ की मात्रा दिखे, वहाँ हमेशा वृद्धि संधि होती है। फिर ट्रिक आपको आ गया। देखिए, सदैव में अ का मात्रा है, वृद्धि संधि, यहाँ अ की मात्रा है, वृद्धि संधि, और बाकी ये के साथ आधा वर्ड है, इसलिए ये यण संधि। ठीक है ना। आगे चलिए, निम्नलिखित में से, अब देखिए यहाँ तदैव में अ की मात्रा है, इसमें औ की मात्रा है, तो इसीलिए इसमें जब अ औ है तो इसीलिए क्या है, ये वृद्धि संधि है। ठीक है ना। और इसमें इति धन आदि, असुधन आगतम, महाधन औषधि, तदा धनियो तदैव। ये लास्ट टॉपिक है, मनुधन अंतर, मनवंतर, सुधन आगतम, स्वागतम, वन धन ओकस, बनौकस, मत धन ऐक्यम, मतैक्यम। देखिए हमें मतैक्यम में यहाँ देखिए आय की मात्रा है, यहाँ देखिए औ की मात्रा है, इसलिए ये दोनों जो हैं ये वृद्धि संधि हो गए हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि विच्छेद, यहाँ देखिए, ऊपर नहीं यहाँ नीचे देखिए, एग्जाम्पल है, केवल आप उदाहरण देखिए, आपका काम है उदाहरण देखना। देखिए, औ की मात्रा है, वृद्धि संधि, औ की मात्रा है, वृद्धि संधि, और यहाँ यह के साथ आधा वर्ड है, यण संधि। यहाँ औ की मात्रा है, वृद्धि संधि, औ की मात्रा है, वृद्धि संधि। ठीक है ना, यही ध्यान देना है। देखिए, अ की मात्रा है, वृद्धि संधि, औ की मात्रा है, वृद्धि संधि, और बाकी ये आधा वर्ड लेके आता है, इसलिए ये हो गया। ठीक है ना। आगे देखिए, ये वाला चार्ट आप याद करके जाइएगा, ये वाला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। एक धन एक, एक एक, ये देखिए अ की मात्रा आ गया, इसलिए वृद्धि संधि। फिर देखिए अध्यय, बड़ा अ की मात्रा आ गया, इसलिए वृद्धि संधि। प्रतिधन उत्तरम, प्रत्युत्तरम यण संधि। अभिधन उत्तरम, अभिधन उत्तरम, अभ्युत्तरम, इसलिए यण संधि। अभ्युदय यण संधि। तो जब फिर से यह व र के साथ कोई भी आधा आधा अक्षर आवे तो हमेशा हो जाएगा यण संधि। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।
हेलो बच्चों, चलो एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके साथ एक नई सफ़र शुरुआत करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं छंद। कौन सा टॉपिक है ये हमारा? छंद टॉपिक है, ठीक है ना। हम लोग का ये कौन सा टॉपिक है? छंद टॉपिक है। छंद टॉपिक में हम पहला हेडिंग ले रहे हैं सोरठा। सबसे पहले सोरठा के बारे में कुछ समझ लीजिए प्यारे बच्चों। सोरठा जो होता है ये एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है, यानी अर्ध सममात्रिक छंद होता है, ठीक है। सबसे पहले ये बात आपको याद रखनी है, सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है ना। सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद होती है। अब देखिए यहाँ मैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश यहाँ बनाया हूँ, यानी ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है और ये चौथे नंबर पे है, ठीक है ना। यानी इसके पहले और तीसरे चरण में, इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। कितनी कितनी मात्राएं? 11 मात्राएं होती हैं। और इसके दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ये बात आपको समझ में आया? फिर से सोरठा जो होता है, सोरठा जो होता है एक क्या होता है? एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें कितने चरण? 1 2 3 4, इसमें 4 चरण होते हैं। फिर पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। बात समझ में आया? चलिए ठीक है। अगर ये आपको बात समझ में आ गया, अगर ये बात आपको समझ में आ गया, अगर ये बात आपको समझ में आ गया, अगर ये बात आपको समझ में आ गया, तब आप बताइए कि सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप बताएंगे कि 11, ठीक है। यहाँ पहला पूछे या पहला और तीसरा पूछे, पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पे। सोरठा कह रहा है कि सोरठा छंद के पहले, आ गया ना, पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। आगे सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी, ये याद रखना है। अब दूसरे और चौथे में कितना होता है? 13 मात्राएं। ऐसे करके दे सकता है, 13 ऐसे दे सकता है, या फिर जो ऑप्शन में दिया है ये दोनों में से कोई भी दे सकता है, ठीक है ना। तो यानी हमें याद करना है सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। बात आपको समझ में आ रही होगी। नहीं आएगी तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, मैं आपको टोटल बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए, अगर आप ये देख रहे हैं कि सोरठा में जो होता है उसमें 11 मात्राएं, ठीक है, और 13 मात्राएं, ये आप जान रहे हैं। तो ये है पहले और तीसरे में 11 और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। इसका मतलब ये गिनने पे हमें कितना मिलना चाहिए? पहला वाला 13 नंबर, और ये गिनने पे मुझे 11 मिलना चाहिए, और ये गिनने पे मुझे कितना मिलना चाहिए? 13 मिलना चाहिए। तो चलिए मात्रा गिन करके आपको बता रहे हैं। जहाँ आपको आ की मात्रा दिखे वहाँ आप कहीं ना कहीं दीर्घ लगाएंगे, जहाँ आपको छोटी ई की मात्रा दिखेगी वहाँ आप कहीं ना कहीं लघु लगाएंगे, ठीक है ना। तो अब चलिए हम बताते हैं आपको ये कहाँ कहाँ आपको ये मात्रा नज़र आएगी, आपको कौन कौन सी मात्रा लगानी है, ठीक है। अब देखिए, जहाँ आ की मात्रा आएगी, ठीक है, जहाँ बड़ी ई की मात्रा आएगी, जहाँ बड़ा ऊ का मात्रा आएगा, जहाँ ए की मात्रा आएगी, जहाँ ए की मात्रा आएगी, जहाँ ओ की मात्रा आएगी, बस में आया, जहाँ औ की मात्रा आएगी, इन सब जगहों पे प्यारे बच्चों हमें कहीं ना कहीं हमेशा क्या लगाना है? यस लगाना है। यस मतलब ये दीर्घ लगाना है, ठीक है ना। बात में आया। और जहाँ छोटी मात्रा आपको नज़र आएगी, जहाँ आपको छोटी मात्रा नज़र आएगी, आप वहाँ कहीं ना कहीं आप इस तरीके से एक डंडा पार देंगे, जिसको हम 1 काउंट करते हैं, और इसका मतलब क्या, हम 2 काउंट करते हैं। बात समझ में आया? चलिए यहाँ कितना है?
2 है। यहाँ छोटा ऊ का मात्रा इसलिए 1, यहाँ छोटी की मात्रा 1, यहाँ अकेले र है 1, यहाँ अकेले त है 1। बस में यहाँ छोटी की मात्रा है 1, यहाँ छोटी की मात्रा 1, यहाँ डबल मात्रा है इसलिए 2 और यहाँ 1। ठीक है ना। अब गिनिए कितना हो रहा है। पहला नंबर ये 2, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6, एक 7, एक 8, 8 2 10 1 11। तो पहले वाले में 11 किस में होता है? दोहा में होता है कि कुंडलियम होता है कि रोलम होता है? तब आप कहेंगे अभी हम तुरंत पढ़ के आ रहे हैं, अभी हम तुरंत पढ़ के आ रहे हैं कि पहले वाले में जब होता है तो क्या होता है? पहले वाले में जब होता है तो होता है सोरठा। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। फिर वही काम करना है। देखिए एक मात्रा हो गया, छोटा एक मात्रा, छोटा एक मात्रा, फिर छोटी एक मात्रा एक मात्रा आ गया, यहाँ 2 आ गया। हुआ पे अकेले, टे पे अकेले, का पर एक मात्रा 2, एक का मात्रा आ गया ना। ब पे एक मात्रा बड़ा है 2, न पे अकेला 1। अब यही गिनना है। पहले में 2, फिर 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 से 11। तो पहले में 11 आता है किसमें गुरु? सोरठा में। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। ऐसे ही अब चलिए आप मेरे साथ लिखिए। पहला पहला बताइए क्या रहेगा? 1 रहेगा। क्यों सर जी? कहेंगे ये छोटी की मात्रा है। दूसरे में ख, ख अकेला है इसीलिए 1, क अकेला है इसीलिए 1, र अकेला है इसीलिए 1, ल पे ओ की मात्रा है इसीलिए 2, है पे छोटी की मात्रा इसलिए 1, त अकेला है इसीलिए 1, ल पर एक मात्रा है इसीलिए 2, ख अकेले है इसीलिए 1। चलिए इतना गिनिए, गिन के बताइए। तो ये 2 हो गया, 2 4 और 4 ये 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 से 11। तो पहले वाले में जब 11 आता है तब आप कहेंगे सर जी ये सोरठा होता है, क्योंकि सोरठा में पहले और तीसरे चरण, पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं होती हैं। बात समझ में आया? चलिए ठीक है। अब देखिए सोरठा कह रहा कि सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? बताइए। कितना आसान क्वेश्चन पूछता है। तो यानी कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। अभी तक नहीं पूछा है, ये आप देखिएगा। सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको अच्छे बच्चों की तरह। आगे सोरठा छंद की परिभाषा लिखिए। तो लिखेंगे सोरठा एक अर्ध सममात्रिक क्या है? छंद है। ठीक है ना। इसमें कितने चरण होते हैं? तो कहेंगे इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण? 4 चरण होते हैं। तो इसमें क्या, इसके पहले देखिए, यहाँ पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। बस यही याद करना है। चलिए आगे चलते हैं। ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे और ये जो है चौथे नंबर पे। बात समझ में आया? तब देखिए ध्यान से, इसके ये वाला पहला, ये पहले और इसके तीसरे में देखिए कितना कितना है? 11 11। और ये दूसरे और चौथे में यहाँ कितना है? 13 13 मात्रा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या समझ में आया दोहे के बारे में? दोहे के बारे में क्या क्या समझ में आया? तो दोहा जो होता है ये एक अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। ठीक है, 4 चरण होते हैं। पहले तीसरे में 13 13 होता है और दूसरे और चौथे में पहले और तीसरे में 11 11 मात्राएं होती हैं। सॉरी, पहले और तीसरे में 11 11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं होती हैं। देखिए यहाँ दूसरे और चौथे में। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना।
देखिए दोहे के बारे में बात करते हैं तो ये पहले नंबर पे, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे और ये चौथे नंबर पे। तो देखिए पहले में कितना है 13, देखिए तीसरे में कितना है 13। तो दोहे के बारे में, दोहा के बारे में याद करना है। दोहा के बारे में कितने चरण 4, कैसा छंद है ये अर्ध सम मात्रिक छंद है, ठीक है, अर्ध सम मात्रिक छंद। पहले और तीसरे में देखिए पहला और तीसरा में कितना 13, फिर दूसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे कितना है 11 मात्रा। बस इतने में फंस जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरा ये ख़त्म हो गया है, इसमें आपको कोई डाउट होनी नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा, बाय। अब मिलते हैं नए वीडियो में।